हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे हैं ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज। ज्योग्राफी एमसीक्यू में आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी और भूकंप की, यानी कि वोल्केनो और अर्थक्वेक की। ये पिक्चर आप देख रहे होंगे। हम जो एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड सीरीज है। चाहे आपका एग्जाम एसएससी, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, या आपका एग्जाम यूपीपीएससी का हो या एमपीपीएससी का हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। लेखपाल पटवारी के लिए भी इस ज्योग्राफी के इस पोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस इन सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी, सीजीएल, डिफेंस एग्जाम, बैंक एग्जाम, पटवारी के लिए ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर आप जानकारी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि हम वोल्केनो पढ़ रहे हैं, कोशिश करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ समझाया जाए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहा जा रहा है किसे? एटना, पेली, स्ट्रोम्बोली या वेसुवियस? देखिए, स्ट्रोम्बोली जो एक ज्वालामुखी है, ये है इटली में लिपारी द्वीप पर, या सिसिली के लिपारी द्वीप पर। लिपारी, ठीक है, लिपारी। इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, एक्टिव वोल्केनो है। इसको ऐसे समझिए, एक अनारनुमा, जिस तरह से अनार जलता है इस तरह से जल रहा है, और जब वो जलता है तो एक प्रकाश सा प्रतीत होता है भूमध्य सागर पर, ठीक है। एटना ज्वालामुखी भी कहां पर है? तो हम कहेंगे इटली में। वेसुवियस भी इटली में है। इतनी बात आ रही है समझ में? आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। आगे चलते हैं। वोल्केनो जब हम पढ़ते हैं तो रिंग ऑफ फायर का कॉन्सेप्ट, रिंग ऑफ फायर, अग्नि मेखला प्रशांत महासागर से संबंधित है। प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर की जो बेल्ट है वो ज्वालामुखी और भूकंपों से प्रभावित रहती है। देखिए, ज्वालामुखी और भूकंप प्राय तो नहीं है, लेकिन ऐसा संभवतः ऐसा कहा जाता है कि ज्वालामुखी और भूकंप जो हैं वो एक ही क्षेत्र में आते हैं। बहुत घोड़े के नाल के आकार का है रिंग ऑफ फायर। देखिए, महाद्वीप कॉन्टिनेंट को जब हम देखते हैं तो उनके पश्चिमी हिस्से में एक रिंग फैली हुई है। मतलब इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलते हैं। पुराने वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पर हुए हैं। वर्तमान समय में भी चाहे जापान का फ्यूजियामा हो, कोटोपेक्सी हो, वेसुवियस हो, इटली का, ये देखने को हमें मिलता है। तो यही है फायर, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर के नाम से इसे जाना जाता है। ये वो बेल्ट है, तो आपको याद कर लेना है, पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर बेल्ट भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित है, ठीक है। ये हमारी अभिसारी प्लेटों की संरचना, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो ज्वालामुखी को समझाने में हमें मदद करती है। देखिए, होता क्या है, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की सतह में अगर देखा जाए तो मैग्मा जमा होता है। वही मैग्मा जब क्रस्ट पर आ जाए लावा के फॉर्मेट में, कैसे आ जाए? लावा के फॉर्मेट में, तो वो बन जाता है ज्वालामुखी का लावा। ज्वालामुखी इरप्शन जब होता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब धरती के अंदर, यानी कि क्रस्ट के अंदर अगर हम देखें, अगर ये हम क्रस्ट कहें तो नीचे हमारा मेंटल वाला पार्ट आता है, उसके नीचे हमें कोर मिलती है। तो यहां पर जो हमें लेयर मिलती है वो होती है मैग्मा। जब मैग्मा पृथ्वी से निकल करके बाहर आ जाए तो हम उसे कहते हैं लावा। लेकिन केवल लावा नहीं निकलता है, उस ज्वालामुखी उद्गार इरप्शन के साथ निकलता है कुछ गैसेस। क्या क्या गैसेस निकलती है? तो देखो, गैस तो सारी ही निकलती है, लेकिन अधिक कौन सी गैस पूछी गई है, ये मामला है, ये आपको बताना है। तो जो वाटर वेपर है, जल वाष्प है, ये सबसे ज्यादा गैस निकलती है ज्वालामुखी उद्गार के समय। निकलती सारी गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, जल वाष्प, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत? तो देखो, वोल्केनो इरप्शन होगा, कोई ना कोई आकृति बनेगी, उसमें माउंटेन भी बनेंगे, तो ज्वालामुखी से निर्मित माउंटेन है उसे कहा गया है, तो ये आपको बताना है। मीनाटोबे, किलिमंजारो, कोटोपेक्सी, ताल। तो देखो, माउंट कोटोपेक्सी जो कहां है? तो जो है इक्वाडोर में, है ना। साउथ अमेरिका की कंट्री है इक्वाडोर में है कोटोपेक्सी, ये याद रखेंगे आप। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया, अगर आप यहां भी गलत कर दोगे तो गलत हो जाएगा।
लावा, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसका आंसर तो उपरोक्त में से कोई नहीं रखा गया है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ होता है, मतलब लिक्विड फॉर्मेशन उसमें होती है, अवस्था में होती है, उसको कहते हैं मैग्मा। उसको पृथ्वी के अंदर वाले हिस्से को कहते हैं मैग्मा। जब वो बाहर आ जाता है पृथ्वी से, यानी कि हम कहेंगे कि वो क्रस्ट पर आ जाता है, क्रस्ट स्थलमंडल पर आ जाता है, तो वो लावा कहलाता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं मैग्मा। उम्मीद है समझ आया। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। देखो क्वेश्चन में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ध्यान से मेरी बात को समझना। हम पूछ रहे हैं फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जब कोई चट्टान निर्मित हो जाए, मतलब देखिए अगर हम बात करें तो हमने कहा कि ये क्रस्ट वाला हिस्सा है। क्रस्ट का मतलब है स्थलमंडल, परत, है ना, आप इसे कह सकते हैं। इसके नीचे वाले जो हिस्से होते हैं उसमें हम पढ़ते हैं मेंटल को, और उससे भी नीचे अगर चले जाइए तो हम कहेंगे कोर को। तो मेंटल वाले हिस्से पर जो हमें चीज लिक्विड मिलता है उसे हम कहते हैं मैग्मा मिला। जब ये क्रस्ट के ऊपर बाहर आ गया तो हमने इसको कहा लावा। लेकिन कभी कभी होता यह है, यहां पर कुछ दरारें मौजूद होती हैं, तो मैग्मा जो पिघल करके आता है वो यहीं रह जाता है, वो बाहर नहीं आ पाता। अब जब वो लावा यहीं पर पिघल करके रह जाता है, तो मेरी बात ध्यान से समझना, जो ये लावा रह जाता है इसी को हम बोलते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। इस लावे से निर्मित, इसको आप इसी शब्द को पातालिया, देखिए मैं कह रहा हूं ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन आपको ये याद कर लेना है, इन्हें प्लूटोनिक चट्टानें, पातालीय चट्टानें कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण उस लावा से धरती के अंदर ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखीय उद्गार वॉल्केनिक एरप्शन नहीं होते। अब आप कहेंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है, बाल्टिक सागर, काला सागर, कैरिबियन सागर, कैस्पियन सागर। तो देखिए वर्ल्ड मैप पे आपको इन सब की अगर अवस्थिति मालूम है, और हमने अभी पैसिफिक ओशियन पढ़ा था, तो हमने कहा था महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से पर लगभग रिंग ऑफ फायर पाया जाता है। तो बाल्टिक सागर जो है उस पर वॉल्केनिक एरप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। आप कहेंगे क्वेश्चन कहां आया था, तो प्यारे बच्चों सीडीएस में, और उसके बाद ये यूपीएससी आईएएस के पेपर में जो एक फैक्चुअल क्वेश्चन था उनमें से एक ये क्वेश्चन रहा है। ठीक है, आगे आते हैं, माउंट एटना क्या है। तो देखिए माउंट एटना एक ज्वालामुखी, हम पढ़ रहे हैं माउंट एटना ज्वालामुखी है। माउंट एटना जो है वो इटली में है। कहां है? इटली में है एक ज्वालामुखी। उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ आएगी, आपको याद कर लेना है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहां स्थित है ना? द फ्यूजी, इसको द फ्यूजी ऑफ अमेरिका, द फ्यूजी ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद कर लें, माउंट सेंट हेलेंस। ठीक है, माउंट सेंट हेलेंस कहां स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। द फ्यूजी ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। आगे है, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है। ये कहां पर है? तो देखिए अमेरिका के हिस्से में जो हवाई आइलैंड है वहां पर एक्टिव वॉल्केनो है मोना लोआ। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहां पर अवस्थित है? तो ये कहां पर अवस्थित है ये बताना है। तंजानिया में अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, कौन सा कहां पर है यही बताना है, तो बड़े आसानी से आप बता पाएंगे। सबनकाया क्या है? ज्वालामुखी। याद कर लो, नए ज्वालामुखी लाया हूं, नए क्वेश्चन है, बिल्कुल याद करने में आसानी होगी। कोलिमा मैक्सिको में है, और मेरापी है इंडोनेशिया में। देखिए ये ज्वालामुखी कभी कभी न्यूज में आते हैं, और ये तब फैक्चुअल का काम करते हैं क्योंकि आपको ये बताना होता है कि ये ज्वालामुखी कहां पर देखने को मिलेगा। चलिए, तो इससे पहले कि हम भूकंप पर आए, पहले हम यहां पर एक बात कर लेते हैं। ज्वालामुखी के प्रकारों की अगर बात की जाए, आप कहेंगे अब बता रहे हो, तो हम देखिए प्रैक्टिस आपने कर लिया, कुछ चीजें समझिएगा। ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी या तो एक्टिव होता है, यानी कि जिसमें बीते कुछ वर्षों में उद्गार हुआ था, वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था, या भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। दूसरा है वो जो डॉर्मेंट होते हैं, मतलब इनमें अभी बहुत सालों से उद्गार नहीं हुआ लेकिन संभव है कि हो जाए। ठीक है, और कुछ होते हैं एक्सटिंक्ट, यानी कि मृत। ठीक है, इन्हें मृत कह सकते हैं, इन्हें सुषुप्त कह सकते हैं, और इन्हें कहते हैं सक्रिय।
भारत के मामले में अगर मैं बात करूं तो भारत में बैरन बैरन कैसा है, अंडमान निकोबार में है, और आप इसे कहेंगे ये कैसा है, एक्टिव है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो नारकोंडम, नारकोंडम कहां पर है, तो देखिए ये भी अंडमान एंड निकोबार में है, और नारकोंडम कैसा है, तो डोरमेंट है, सुषुप्त है। बैरन एक एक्टिव वोल्केनो है। तो आप बैरन और नारकोंडम भारत के मामले में कर लेंगे याद। उम्मीद है ये तीन भी आपको याद हुए होंगे और उसके साथ साथ आपको ये भी बातें समझ आई होगी। आगे चलते हैं। देखिए अब हम अर्थक्वेक की बात करने वाले हैं, ठीक है, अर्थक्वेक की बात करने वाले। तो अर्थक्वेक को पहले समझ लो। देखिए जब हम अर्थक्वेक को जो मेजर किया जाता है वो सिस्मोग्राफ से किया जाता है। सिस्मोग्राफ मेजर करके हमें पता चलता है कि कुछ वेव्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, पी, एस और एल वेव्स के, ठीक है, पी, एस और एल वेव के कॉन्सेप्ट होते हैं। मतलब तीन प्रकार की जो वेव्स हैं, जो भूकंपीय तरंगे हैं वो होती है। ये प्राइमरी इनको कहा जाता है, सेकेंडरी कहा जाता है, और इन्हें कहा जाता है लव वेव्स। ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। सेकेंडरी वेव्स उसके बाद और लव वेव्स उसके बाद। अब अगर हम बात करें तो देखिए प्राइमरी वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट एंड कॉज अप एंड डाउन मूवमेंट, समझ रहे हो। एस वेव का देखो फॉल्ट लाइन मूवमेंट है। अब जब जहां पर भूकंप की उत्पत्ति देखो, धरातल में या तो क्रस्ट में, मेंटल में कहीं पर होती होगी, समुद्र के अंदर कहीं पर अगर जब भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो जहां पर जिस पॉइंट में भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं फोकस बिंदु, उसे कहते हैं फोकस बिंदु। और जब पृथ्वी से सबसे पहले किसी बिंदु पर जाकर के तरंग की उत्पत्ति होती है, या यूं कहो कि वहां पर पहला झटका भूकंप का लगता है, उसे कहते हैं एपी सेंटर, या कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। तो देखियो कई बार वो पूछता है कि मूल बिंदु, केंद्र, फोकस ये कहां पर होता है, इससे क्या शुरुआत होती है, भूकंप की जिस बिंदु से शुरुआत होती है उसे क्या कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्रस्ट की बात है, मेंटल की बात है, कोर तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पर समझ आएगा। आगे हम तरंगों से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हैं उससे करेंगे, तो आपको चीजें समझ आएंगी। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है, तो तीन तरंगे हैं, पी, एस, एल और एल, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव्स। क्योंकि लव डीवे, लव साहब ने इनको खोजा था तो इनका नाम पड़ा लव वेव्स। आगे है रिएक्टर पैमाने का उपयोग क्या होता है, तो देखिए रिएक्टर पैमाने, एक एफ रिएक्टर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने एक पैमाना बनाया जो जीरो से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में नापता है। ये नापने का काम करता है भूकंप की तीव्रता को, भूकंप की इंटेंसिटी को नापता है। हर एक बिंदु के बाद, मतलब अगर 1 डिग्री एक रिएक्टर का आया है, अब दूसरे रिएक्टर का आ जाए तो वो पहले वाले से 10 गुना तक ज्यादा भारी होता है ना, ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो रिएक्टर पैमाने का प्रयोग, मेजरमेंट जो है वो किया जाता है भूकंप के लिए, वो 0 से 10 तक उसका स्केल मापने का होता है। आगे चलते हैं। ज्वालामुखी का एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र। कई बार एग्जाम में पूछा गया शैडो जोन किसे कहा जाता है, भूकंप से संबंधित शैडो जोन का क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है। तो देखिए जहां पर पी और एस तरंगे जो हैं वो ना पहुंच पाए, मतलब एक ऐसा रीजन जहां पर भूकंप लेखी भूकंपीय तरंगों को नहीं माप पाता है, उसे कहते हैं छाया क्षेत्र, शैडो जोन ऑफ सेस्मिक वेव्स। उम्मीद है ये बात आपको समझ आएगी। बहुत छोटी बात है, बस हमें ध्यान देनी है कि हम भूकंपीय तरंगों को किस नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस से संबंधित है। देखिए आप भूकंप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा कि एक बार 2004 के समय में एक भूकंप सुनामी आई थी, है ना, तो वो सुनामी भी भूकंप का ही एक असर था, एक रिजल्ट था, और वो बहुत भयानक था। तो जापानी शब्द है सुनामी, जिसका मतलब होता है समुद्र की ऊंची लहरें। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप बता पाएंगे। हमने बात की थी कोटोपेक्सी इक्वाडोर की। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भूकंपीय तरंगों से है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। तो हमने बात की थी एपी सेंटर की, तो वो जो एपी सेंटर है उसी को कहते हैं अधिकेंद्र। तो अपने मूल से या अपने फोकस बिंदु में उत्पन्न होने के बाद जिस बिंदु पर सबसे पहले तरंगे पहुंचती है उसे कहा जाता है एपी सेंटर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल ये बात समझ आई होगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ज्वालामुखी और भूकंप से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए हैं। आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।